Yes, students, good morning and welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, आज हम कंक्लूडिंग पार्ट करने जा रहे हैं। हमारा ग्रामर का चैप्टर चल रहा था मोडाल्स। तो अभी तक हमने बहुत सारे मोडाल्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। आज हम इस चैप्टर की कंक्लूजन करेंगे। आज हमने सबसे पहले फ़र्क देख लेना है मे एंड माइट में। What is the basic difference between may and might? If someone asks us this question कि may और might में फ़र्क क्या है, then we can simply tell him or her that may जो है वो might का present version है। इसका opposite हम ऐसे भी कह सकते हैं कि might is the past version of may। यानी अगर may हम present tense में यूज़ कर रहे हैं तो it means might जो है वो हम past tense में यूज़ करेंगे। ये हो गया इन दोनों का पहली डिस्टिंक्शन। उसके बाद हम ये दोनों वर्ड्स और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी के लिए, किसी चीज़ की संभावना के लिए हम मे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहना हो कि आज शायद बारिश हो तो हम ये लिख सकते हैं इट मे रेन टुडे। जहाँ जहाँ एरो आएगा इट मीन्स वो एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है, आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर शो की जा रही है। अगर यही चीज़ हमने माइट में रेफर करनी है, माइट भी वर्ड जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, पर वो ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होगा जो बहुत कम हो। कोई ऐसी संभावना जो बहुत ही कम हो उसके लिए माइट वर्ड हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा संभावना हो तो उसके लिए मे वर्ड यूज़ होता है, पर अगर कम संभावना हो तो उसके लिए माइट वर्ड यूज़ होता है। जैसे देख लीजिए, अगर जैसे यहाँ मैंने लिखा है इट मे रेन टुडे, अगर वहाँ मैं कर दूँ इट माइट रेन टुडे, इसका क्या मतलब बन जाएगा? इसका मतलब ये बन जाएगा कि जो बारिश है आज वो शायद ही हो, यानी बारिश आने की संभावना आज बहुत ही कम या ना के बराबर है। ठीक है, माइट का मतलब है कोई ऐसी संभावना जो बहुत कम है, जबकि मे में वही संभावना ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। दूसरी चीज़, परमिशन के लिए हम कई बार मे वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हमने किसी से पूछना हो, नॉर्मली हम स्कूल्स में अपने टीचर से ये क्वेश्चन आस्क करते ही हैं, जैसे मे आई कम इन सर, परमिशन ली जा रही है अपने टीचर से, इसके लिए भी मे वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। किसी को इनफॉर्मल परमिशन देनी हो, इनफॉर्मल परमिशन यानी किसी को हमने बिल्कुल नॉर्मल तौर पर परमिट करना हो, उसके लिए भी हम माइट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ करेंगे ताकि आपको नज़र आ जाए, उतनी देर तक आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। इनफॉर्मल परमिशन की हम बात कर रहे थे। किसी को बिल्कुल ही इनफॉर्मल वे से परमिट करना हो किसी के लिए, उसके लिए हम माइट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है, बिल्कुल किसी को सीधे साधे तरीके से हमने जाने के लिए कहना हो, देन हम कह सकते हैं यू माइट गो। पर अगर हमने उसको जोर देकर उसी बात के लिए मनाना है, फिर वहाँ पर आएगा यू मे गो। याद रखिए, जो कैम्ब्रिज लेवल की या मॉडर्न इंग्लिश है उसमें माइट की रिप्लेसमेंट आजकल में ही चल रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे टेंसेस है, बेशक उनमें पास्ट वर्जन चल रहा हो तो भी ज़्यादातर मे वर्ड यूज़ हो रहा है। तीसरी चीज़, हमने किसी को कोई ब्लेसिंग्स देनी हो, किसी के लिए कोई कामना करनी हो, किसी के लिए कोई इच्छा जाहिर करनी हो, यानी जब भी हमने ब्लेसिंग्स इंडिकेट करनी है या पर्टिकुलरली विश इंडिकेट करनी है, उसके लिए हम हमेशा में ही लगाते हैं। जैसे हमने किसी को कहना हो कि भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो या तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो हम हमेशा यही लिखते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तब कभी भी माइट यू लिव लॉन्ग नहीं आएगा। इतना आप स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अब माइट का आखिरी वर्जन जो बहुत ही कम तौर पर यूज़ होता है, फिर भी अगर
किसी आने वाली पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करना हो जो बिल्कुल ना के बराबर है, उसके लिए भी हम माइट लगा सकते हैं। यहाँ आपको हिंदी में बता दिया, आने वाली संभावना, उसमें मे और माइट दोनों ही चलेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी इन द कमिंग फ्यूचर, इसकी ये इंग्लिश होगी। आने वाली संभावना के लिए मे और माइट दोनों ही चलेंगे। जैसे अगर हमने लिख दिया यू माइट पास दिस ईयर, तुम इस साल शायद पास हो जाओ, ये आने वाली संभावना को इंडिकेट कर रहा है। पर अगर वही संभावना बहुत ज़्यादा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मे पास दिस ईयर। तो ये था मे और माइट का फ़र्क। सिर्फ आपने मेन दो चीज़ें याद रखनी है। मे वर्ड जो है वो परमिशन के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। माइट वर्ड भी परमिशन के लिए तो यूज़ होता है, पर वो परमिशन बिल्कुल इनफॉर्मल, बिल्कुल सादे तरीके से दी जाती है। एक फ़र्क आपने ये याद रखना है, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, अगर आपको यकीन है कि कोई काम आने वाले टाइम में होकर रहेगा, वहाँ लगेगा मे। जब पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई ना हो तब वहाँ पर लग जाएगा माइट। तो ये था मे और माइट में फ़र्क। अब लास्ट हम इसका कंक्लूडिंग टॉपिक लेने जा रहे हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक्स हैं, बड़े ही आसान हैं। कल वाला जो हमने पार्ट किया था, पार्ट सेकंड, उसमें हमने शुड एक वर्ड किया था। शुड का मतलब होता है चाहिए। याद रखिए, जो शुड का काम है वही काम है ought to का, यानी ought to और शुड दोनों एक ही हुए, बस ये देखने में स्पेलिंग्स अलग है, इनका काम एक ही है। ये दोनों वर्ड्स तब लगते हैं जब हमने किसी नैतिक फ़र्ज़ की बात करनी हो, अपनी ड्यूटी की बात करनी हो। जैसे कल आपको एक सेंटेंस करवाया गया था, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर इसकी जगह मैं ऐसे बना दूं ये सेंटेंस, वी ought to respect our elders, तो ये भी सेंटेंस का मीनिंग सेम ही रहेगा जो शुड वाले सेंटेंस का मीनिंग था। यानी अगर इसका मतलब शुड का है चाहिए, और पूरा क्यों आ रहा है? करो तो कंप्लीट कर दो। यानी अगर इसका मतलब है, शुड का मतलब है चाहिए, तो ought to वर्ड भी जो है उसका मतलब होगा चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ गया यूज्ड टू, जो हमारा आज का कंक्लूडिंग टॉपिक है। यूज्ड टू का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो पहले हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, पर अब ये काम नहीं हो रहा। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पास्ट वर्क। जैसे मान लीजिए, अगर हमने कहना हो कि वो इंसान यहाँ रहता था, he used to live here, he used to live here, वो इंसान यहाँ रहा करता था। used to तब लगना है जब काम पहले होता था, पर अब वो काम नहीं हो रहा। क्लियर स्टूडेंट्स? दोबारा से आपको मैं लास्ट बार बता देता हूँ, ऐसा कोई काम जो पहले होता था अब नहीं हो रहा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं used to। ये हमारा आज का लास्ट मॉडल था। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। जो आज हमने 4 मॉडल्स किए हैं, मे, माइट, ought to एंड यूज्ड टू, इनकी डेफिनेशन और इनकी दो एग्जांपल्स आपने अपनी तरफ से देनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।